Hello students, in this video we are going to study about Van de Graaff generator. स्टूडेंट्स, वैन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिससे 1,000,000 वोल्ट्स तक का वोल्टेज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. वैन डे ग्राफ मशीन कैन बिल्ड अप वोल्टेजेस इवन अप टू 1,000,000 वोल्ट्स. अब इतने हाई वोल्टेज को करने का क्या काम आएगा ये इतना हाई वोल्टेज? Actually, large electric fields are produced due to high voltages. These electric fields are used to accelerate charged particles like electrons, protons, ions, etc. Such high energy particles are used in experiments to study the small scale structure of matter. Hello students. Last topic of our chapter number 2, Van de Graaff generator, very important. बोर्ड एग्जाम में वैन डे ग्राफ जनरेटर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है. आप जनरेटर वर्ड से समझ सकते हो कि ये कुछ जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? चार्जेस को प्रोड्यूस करता है. कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे वर्क करता है? ये एक मशीन है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझते हैं. ये पूरे मशीन का कंसेप्ट और थियोरी में आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए. मैंने कुछ फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हैं स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूले आप आपकी नोटबुक्स में वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना. कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं और कुछ फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या फ़र्क होता है. हॉलो स्फीयर अंदर से खाली होता है और इस पर जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मान लो ये हॉलो स्फीयर का चार्ज है Q और इसका रेडियस है R, कैपिटल R. और ये है सॉलिड स्फीयर. इसके अंदर और बाहर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम ऐसा मान लेते हैं. बाहर भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है और इसके चार्ज की वैल्यू है Q और इसका भी रेडियस R है. तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती है. बाहर के किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है वो कहां पर है? बाहर है. तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा? और अगर ये पॉइंट सरफेस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? और अगर ये पॉइंट अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वैसे ही पोटेंशियल भी कितना होगा? ये दोनों हमको समझना है. सो आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, ऐसे तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं. पहले हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला हम एक बार समझ लेते हैं. ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में और पोटेंशियल के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. फटाफट फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं. देखो, आउटसाइड द स्फीयर, इसको शेल भी बोलते हैं. तो आउटसाइड में ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. ऑन द सरफेस भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. यहाँ मैंने कैपिटल R लिखा है, यहाँ पर स्मॉल r लिखा है. ये स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट है. मैंने नीचे वो नोट में भी लिख दिया है. और ये जो कैपिटल R है वो इसका रेडियस है. ठीक है. और इनसाइड, अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ऑन द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R. दिस कैपिटल R इज द रेडियस बट दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस इनसाइड. ठीक है. देन ये इनसाइड का फॉर्मूला है, आउटसाइड का फॉर्मूला है, मतलब बाहर वाले किसी पॉइंट पर. और अंदर की अगर हम बात करते हैं तो V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. तो इससे एक बात समझो स्टूडेंट्स कि अंदर जो पोटेंशियल है और सरफेस पर जो पोटेंशियल है, देखो दोनों की वैल्यू सेम होती है शेल के लिए. सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला. और ये जो फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये मैंने एडिशनल दिया है. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. कैसे आया उसका डेरिवेशन हमको अभी देखना भी नहीं है. बस फॉर्मूला आप लिख लो. कभी बाई चांस JEE में या नीट में कोई टिपिकल प्रॉब्लम आ गया, नीट में चांसेस कम है, JEE में आ गया तो एटलीस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर हमारे लिए काम का जो फॉर्मूला है वो ये दोनों फॉर्मूला है. एक तो ये और ये दोनों फॉर्मूले.
ये भी अपने को काम आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ज़्यादा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे काम का। तो आप अपने वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को ज़रा अच्छे से समझ लेना। दूसरा, ये वाला फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत काम का है। यहाँ मैंने गलती से ई लिख दिया है, वी होना चाहिए। तो ये जो सर्कल किए हैं वो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और एक आखिरी बात, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझ लो वो क्या है कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है बच्चों। पॉइंट चार्ज यानी एक सिंगल चार्ज। अभी मैंने डायग्राम पर जो ड्रॉ किया था वो शेल था या स्फीयर था, लेकिन अगर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस r अगर मैं लेता हूँ तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज अगर q है तो फॉर्मूला हो जाएगा q/r²। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। अब आप ये वाला फॉर्मूला देखो और ये वाला फॉर्मूला देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। इवन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। पोटेंशियल के लिए ये दोनों फॉर्मूले और ये फॉर्मूले सेम है। और एक बात, अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो ये कैपिटल R जो है उसमें ये स्मॉल r के बदले में आप कैपिटल R लिख दो, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ये पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम मिल जाएगा। इससे ये समझ में आता है बच्चों कि कोई भी हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मैं रिपीट करता हूं, एनी हॉलो स्फीयर और अ पॉइंट और अ सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज when we want to find out electric field outside or on the surface. I am repeating once again, a hollow sphere or a solid sphere behaves like a point charge when we want to find electric field or electrostatic potential at any point outside the sphere or on the surface. You have to remember this. ठीक है? This is going to help you understand the principle, working principle behind the Van de Graaff generator. Now, before I proceed with Van de Graaff generator, let us understand the mathematical idea that was used by Van de Graaff. Robert J. Van de Graaff is the name of the scientist who invented this generator. Let us understand the mathematical idea behind this generator. Let's see. So students, let us understand the mathematical idea behind the construction of Van de Graaff generator. Before I start, I want you to understand one simple notation. When I write like this, what does that mean? V denotes potential and R is the distance at which I want to find out the potential. So V of R means potential at a distance capital R from the center. ये आपको याद रखना है। चलो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, अपने पास एक हॉलो स्फीयर है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, और इस हॉलो स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज किसी तरह से रख दिया है और हॉलो स्फीयर का चार्ज है कैपिटल Q. ओके, सो द चार्ज ऑन द हॉलो स्फीयर इज कैपिटल Q and the radius of the hollow sphere is R. From the center to this external point, the radius is capital R. अब किसी तरह से इसके अंदर मैंने एक दूसरा छोटा सा सॉलिड स्फीयर लगा दिया है। अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर टोटली पूरे उसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम ये मान लेते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है। ये हॉलो स्फीयर, बाहर वाले बड़े स्फीयर पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाले सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस हम स्मॉल r कंसीडर करते हैं। चलो अब पोटेंशियल की बात करते हैं। जब मैं VR लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R, कैपिटल R। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल R क्या है?
वो ये सेंटर से लेकर के यहाँ पर बड़े स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस है। अब ये कोई पॉइंट अगर मैंने ले लिया, मान लो ये पॉइंट अगर मैं P बता दूं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। अब बच्चों एक बात याद रखो, ये जो पोटेंशियल है वो इस बड़े स्फीयर के चार्ज और छोटे स्फीयर के चार्ज दोनों चार्ज की वजह से होगा। ये छोटे स्फीयर का चार्ज मान लो मैं स्मॉल क्यू एज्यूम करता हूं, दोनों का चार्ज अलग अलग है। तो बड़े स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू, छोटे स्फीयर का चार्ज स्मॉल क्यू। अब बड़े स्फीयर के चार्ज की वजह से ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि ये बाहर वाला जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से यहाँ पर सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी मैंने टेबल में फॉर्मूला लिखा था वी सरफेस, याद करो। हॉलो स्फीयर के लिए यानी कि शेल के लिए वी सरफेस का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये बाहर वाले चार्ज की वजह से P के ऊपर जो पोटेंशियल बनता है वो, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये चार्ज नहीं है, अंदर भी चार्ज है। अब अंदर वाला जो चार्ज है, अब सिर्फ अंदर वाला चार्ज कंसीडर करते हैं, और ये P है हमारा, सेंटर से P तक का डिस्टेंस कैपिटल R है। तो ये जो अंदर वाला चार्ज है वो है स्मॉल q। याद करो ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट, इस स्मॉल q के वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बाय कैपिटल R। इस बार पोटेंशियल जो है ये स्मॉल q चार्ज की वजह से है, कैपिटल R जितने डिस्टेंस पर, तो मैंने वैसे लिख दिया। तो अंदर वाले, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से और अंदर वाले चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से P के ऊपर बनने वाला टोटल पोटेंशियल ये हो गया। तो यहां से अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा Q बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल q बाय कैपिटल R। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। रिमेंबर दिस। Now we will see another story, V of small r. Now I want to find out the potential at this point, somewhere here. Let me call this point as S. Point S पर अगर मुझे पोटेंशियल ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। अब पॉइंट S कहाँ है, अगर मैं बाहर वाले होलोस्फीयर को कंसीडर करता हूं तो पॉइंट S उसके अंदर है। अब किसी होलोस्फीयर के अंदर अगर मुझे पोटेंशियल ढूंढना है तो अंदर वाला जो पोटेंशियल है वो सरफेस के जितना ही होगा। एक बार फिर से वीडियो को बैक करके वो टेबल में देखो, मैंने लास्ट पॉइंट में शेल के लिए क्या लिखा था, V in इज इक्वल टू V सरफेस। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, अंदर वाला, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज है Q, बाहर जो चार्ज था Q, उस चार्ज की वजह से पॉइंट S पर मिलने वाला पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय कैपिटल R। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ इतना स्फीयर कंसीडर करता हूं और ये पॉइंट S पर पोटेंशियल, ये पॉइंट S पर पोटेंशियल फाइंड करता हूं, अब बाहर वाले स्फीयर को भूल जाओ बच्चों। तो इतने पोटेंशियल पे, यानी कि अब जो पोटेंशियल हो गया किधर हो गया, सरफेस पर हो गया, और चार्ज कितना हो गया Q अंदर वाले स्फीयर की वजह से। तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय स्मॉल r। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल इनसाइड। तो बाहर वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ये मिल गया अपने को। एक काम करेंगे कन्वीनियंस के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको निकाल देते हैं, ये इतना कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बाहर वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, बाहर वाले चार्ज और अंदर वाले चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल ये रहा, अंदर वाले पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल ये रहा। अब अगर मैं डिफरेंस फाइंड करता हूँ, ये छोटा वाला वैल्यू जो V ऑफ स्मॉल r है उसमें से V ऑफ कैपिटल R अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ
वी ऑफ स्मॉल आर माइनस वी ऑफ कैपिटल आर, तो क्या मिलेगा हमको? देखो ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाला टर्म वो तो कॉमन है, सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो ये पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां से दूसरा टर्म जो है उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कैपिटल क्यू भी कॉमन है, लेकिन ये आर कॉमन नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू भी मैं लिख लूँ कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ से 1/r बच गया माइनस 1/R बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्मॉल r है, ये जो पूरी वैल्यू मिली है मुझे, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, आई मीन छोटा है। ये छोटे स्फीयर का रेडियस है, ये बड़े स्फीयर का रेडियस है, तो छोटे स्फीयर का रेडियस बड़े स्फीयर के रेडियस से ऑब्वियसली बड़ा है। यानी कि जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/r ग्रेटर देन 1/R हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 4 से छोटा है तो रेसिप्रोकल करने पर 1/2 यानी कि हाफ, 1/4 यानी कि क्वार्टर से बड़ा हो जाएगा। क्वार्टर हाफ का भी हाफ, और ये हाफ, तो बड़ा हो जाएगा। अब अगर ये 1/R लेफ्ट में ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1/r माइनस 1/R इज ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। v ऑफ स्मॉल r माइनस v ऑफ कैपिटल R इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं अगर राइट में ले लूँ तो v ऑफ स्मॉल r माइनस v ऑफ इज ग्रेटर देन v ऑफ कैपिटल R। इससे क्या समझ में आया? v ऑफ स्मॉल r क्या है? अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल। v ऑफ कैपिटल R क्या है? बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर के पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इस पूरे डेरिवेशन में यहां पर देखो कैपिटल क्यू आया ही नहीं है, यानी ये जो डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, इस डिफरेंस में कैपिटल क्यू यानी कि बाहर वाले स्फीयर का चार्ज कोई मायने ही नहीं रखता है और वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दो बातें समझो बच्चों, जब हमने एक बड़े स्फीयर के अंदर, बड़े हॉलो स्फीयर के अंदर एक छोटा सा स्फीयर डाल दिया, तो अंदर वाला जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले स्फीयर से ज्यादा होता है। यह हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इसका एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग फायदा होने वाला है। जब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर से ज्यादा है, मुझे एक बात बताओ आप, पॉजिटिव चार्ज, मैंने दोनों स्फीयर को पॉजिटिव लिया है ना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब किसी तरह से देखो, ये तो रेडियस बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, किसी तरह से मैं अंदर वाले स्फीयर को एक वायर से बाहर वाले स्फीयर के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? अंदर वाले स्फीयर से चार्ज बाहर वाले स्फीयर की तरफ ट्रैवल करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि बाहर चार्ज ज़्यादा हो, अंदर चार्ज कम हो। अगर बाहर ज़्यादा चार्ज है, अंदर चार्ज कम है, तो क्या चार्ज अंदर से बाहर जाएगा, कम चार्ज से ज़्यादा चार्ज की तरफ जाएगा? तो आंसर है यस। क्यों? द रीज़न इज वेरी सिंपल, बिकॉज इनसाइड द पोटेंशियल इज मोर देन द पोटेंशियल आउटसाइड। सो this is the most important concept behind designing Venn de Graaff generator. The principle of the working of Venn de Graaff generator is when a small sphere is placed inside a large hollow sphere, the potential of the sphere inside is greater than the potential of the sphere outside. So, a charge always moves from the inner sphere to the outer sphere. कब तक? जब तक अंदर चार्ज है तब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा और वो चार्ज यहां जमा होता जाएगा।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, सारा चार्ज इधर से इधर आ गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी तरह से मैं इसको चार्ज, अंदर वाले स्फीयर को चार्ज देता जाऊं, तो क्या होगा? अंदर से चार्ज ये वायर के जरिए ट्रैवल होकर बाहर आता जाएगा, बाहर जमा होता जाएगा। तो मैं अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दे रहा हूं, वो चार्ज फ्लो करके बाहर आ जाता है, फिर मैंने इसको अंदर चार्ज दिया, वो फ्लो करके बाहर आ गया। मैं डायरेक्टली बाहर वाले स्फीयर को नहीं दे सकता हूं, क्यों? पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से अंदर वाला चार्ज ऑटोमेटिकली बाहर ट्रैवल कर लेगा और बाहर चार्ज जमा होता जाएगा, तो बाहर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वो चाहे कितना भी बढ़ जाए, वो अंदर वाले पोटेंशियल से तो कम ही रहेगा। पहली बात तो ये याद रखो। अब मजे की बात क्या है, अंदर वाले स्फीयर से चार्ज बाहर जाता रहेगा, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा, बाहर वाले का पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा। लेकिन ये पोटेंशियल बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब इसमें से चार्ज लीक करना शुरू हो जाएगा। याद करो, हमने लीकेज ऑफ चार्ज स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 में। तो ये चार्ज जो है लीक करना शुरू होता है और एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। याद है, एयर इज एन इंसुलेटर, वो चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब एयर चार्ज को फ्लो करने से अब रोक नहीं पाता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया है और चार्ज लीक करने लगता है। और इस तरह से हम मिलियंस ऑफ वोल्ट्स के जितना पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर पे जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द इंटरेस्टिंग आइडिया, लॉजिक बिहाइंड द डिजाइन ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर। अब ये जनरेटर का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, चलो उसको देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझ लेते हैं। ये हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर है, एक ऐसा मशीन है जो बहुत ह्यूज चार्ज प्रोड्यूस करता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे पहले तो नीचे एक मेटल का बेस होता है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है। मेटालिक बेस, याद रखना, ये मेटल का बना होता है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड बेस। और एक बड़ा सा स्फीयर होता है। ये स्फीयर 4.5 से 5 मीटर बहुत बड़ा होता है, ह्यूज स्फीयर, अप टू 5 मीटर्स, दैट इज वेरी लार्ज। ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखाऊंगा, वो फोटो देखकर आपको समझ में आएगा। उसमें जरा कंपेयर करना आदमी की साइज़ कितनी है और उसके सामने वैन डे ग्राफ जनरेटर की साइज़ कितनी है। तो बड़ा सा मेटल का स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर होता है। उस हॉलो स्फीयर के अंदर 2 पुलीज होती है, एक पुली ऊपर है, दूसरी पुली नीचे है। अब ये जो नीचे वाली पुली होती है वो मोटर से गोल घूमती रहती है। अब ये मोटर इस पुली को घुमाता रहता है और नीचे वाली पुली और ऊपर वाली पुली एक बेल्ट के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, लाइक सिल्क है या रबर का बेल्ट है या प्लास्टिक का बेल्ट है, ऐसे किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बेल्ट बना हुआ होना चाहिए। नीचे एक मेटल का ब्रश होता है, उसमें थोड़े खांचे होते हैं, कोम्ब या मेटल का ब्रश जैसा होता है। अब जब ये बेल्ट घूमता है तो मेटल के ब्रश के साथ रब करता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन से ये मेटल के बेल्ट पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब ये बेल्ट घूमते घूमते जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ साथ चार्ज भी ऊपर जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा था, अंदर वाले स्फीयर या अंदर कोई भी बॉडी होगा उसका पोटेंशियल बाहर वाले बॉडी से ज़्यादा होगा। याद करो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब मैंने क्या कर दिया है, अंदर इस बेल्ट को बाहर इस स्फीयर के साथ दूसरे एक मेटालिक ब्रश के साथ जोड़ दिया है जो इसके साथ घिसता रहता है, रब करता रहता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर यहाँ तक आ गया तो इस ब्रश से ये चार्ज फ्लो करके बाहर वाले स्फीयर पर जमा हो जाएगा। तो नीचे चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो ऊपर ट्रैवल करता है, ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से चार्ज ट्रैवल करके बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा और बाहर चार्ज जमा होता जाएगा और बाहर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और हम 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स जितना पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मशीन which can be used to produce huge potential.
developed by a physicist by the name Robert J. Van de Graaff। ये उसका उस फिजिसिस्ट का नाम है जिसने ये जनरेटर डिज़ाइन किया था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वैन डे ग्राफ जनरेटर स्टूडेंट्स। वी फिनिश द चैप्टर एंड in the next video I will start with new chapter, current electricity. I hope you understand the chapter very well. Any point you have any difficulty, उस वीडियो को वापस देखो, अच्छे से टेक्स्ट बुक को रीड करो, स्टडी करो, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो feel free to call up and discuss the difficulties with me. See you soon.